नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। 40 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जला देने के साथ ही क्या उस त्रासदी का पाप भी जल जाएगा? और क्या ये गारंटी कोई ले सकता है कि भविष्य में कभी वैसी त्रासदी नहीं होगी जिसने भोपाल के लोगों को 40 साल पहले खून के आंसू रुलाया था? 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस लीक के कारण 3 दिसंबर की सुबह भोपाल की सड़कों पर लाशें बिछी थीं। 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 6 लाख से ज्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए। कौन था उस भोपाल गैस कांड का गुनहगार? क्या उस कंपनी का विदेशी मालिक, वहां काम करने वाले इंजीनियर या सरकार चलाने वाले नेता? और जो पीड़ित थे उन्हें इंसाफ के नाम पर वक्त की मार भर ही क्यों मिली? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको इससे जुड़ी ताजा खबर बता देते हैं कि कैसे भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को जलाए जाने पर भी लोगों की आशंका बनी हुई है। यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकले उस जहरीले कचरे को इंदौर के करीब पीथमपुर में जलाया जाएगा, जिसके लिए वहां की कंपनी को 126 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब स्थानीय लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं जहरीले कचरे का असर उनकी सेहत पर ना पड़े। पीथमपुर की राम की कंपनी को यह जिम्मा मिला है और ये सारा संवेदनशील काम गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की देखरेख में होगा। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम आसान नहीं है, क्योंकि उसे भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर पीथमपुर तक ले जाना भी बहुत बड़ी चुनौती है और इस कचरे से रास्ते में कोई हादसा भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस जहरीले कचरे को कब तक रखा जाता? इसे नष्ट करने की कोशिशें तो काफी पहले से चल रही हैं। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कचरे के कुछ हिस्से को राम की कंपनी ने ही जलाया था और वो प्रयोग कारगर और कामयाब रहा। इसलिए बाकी कचरे को जलाने का काम भी उसी कंपनी को दे दिया गया है। अब ये काम होगा, लेकिन स्थानीय लोगों की चिंताएं भी उभर रही हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वालों की भी। स्थानीय लोगों को लगता है कि उनके आस पड़ोस में उस कचरे का जलना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 40 साल का लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद लोगों के जख्म अभी भरे नहीं हैं। लोगों की आंखों में वो मंजर आज भी घूमता है कि कैसे भोपाल शहर एक झटके में गैस चैम्बर बन गया था, कैसे कंपनी के आसपास की गलियां लाशों से पट गई थी, कैसे आज भी तमाम लोग मिल जाते हैं जो इस त्रासदी के मारे हुए हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक बनाने वाली कंपनी से अचानक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस रिसने लगा। वो गैस इतनी जल्दी से निकली कि पूरा भोपाल शहर जल्दी ही एक गैस चैम्बर में बदल गया। इसमें कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली, जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए, हजारों की आंखें चली गई। बल्कि इसका प्रभाव भावी पीढ़ियों पर भी पड़ा। ये भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा थी जो मानव निर्मित थी। ये फैक्ट्री 1969 में कीटनाशक दवा बनाने के लिए तैयार हुई थी। 1976 में ट्रेड यूनियन ने पहली बार इस फैक्ट्री के भीतर प्रदूषण की शिकायत की, लेकिन जैसा कि होता है, इस पर शासन प्रशासन को ध्यान नहीं देना था तो नहीं दिया। कुछ साल बाद उस फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी में गलती से बड़ी मात्रा में फॉस्जीन नाम की जहरीली गैस चली गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। उस मौत से लोक चिंता पर काम करने वाले कुछ स्थानीय पत्रकार सक्रिय हो गए। एक पत्रकार ने तो इस मामले में खोजी पत्रकारिता शुरू की तो पता चला कि अंदर तो बहुत कुछ गड़बड़ है। वो कीटनाशक फैक्ट्री कभी भी मौत के कारखाने में बदल सकती थी। तब कुछ अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट्स छपने लगी, जिनका निष्कर्ष ये था कि जागो भोपाल के लोगों, जागो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम ज्वालामुखी के मुंह पर सोए हो। लेकिन जैसा कि होता है, कोई नहीं जगा। लोग जागकर करते भी क्या? मूलतः जगना तो सरकार को था, लेकिन समय पर जाग ही जाए तो वो सरकार ही क्या। वो कांग्रेस का जमाना था और कांग्रेस को लगता था कि उसके सिवाय देश पर राज करने का अधिकार और किसी को नहीं है। अलार्म की घंटी भोपाल गैस त्रासदी की घटना से 2 साल पहले भी बजी, जब फॉस्जीन गैस के ही संपर्क में आने से 40 से ज्यादा मजदूर
बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से कई तरह की जहरीली गैस गाहे बगाहे उस फैक्ट्री से रिसने लगी थी। अब जान लेते हैं कि 2 दिसंबर 1984 की उस अशुभ रात को हुआ क्या था। उस रात फैक्ट्री में टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस में पानी मिल गया। इससे टैंक में इतना ज्यादा दबाव बना कि वो खुल गया। फिर इससे वो गैस निकली जिसने हजारों की जान ले ली। लाखों लोग विकलांग बन गए और करोड़ों देशवासियों को उस पीड़ा का मूक दर्शक बनाकर छोड़ दिया। उस रात को हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास झुग्गी बस्ती थी जिसमें काम की तलाश में दूर दराज से आए बेबस और गरीब लोग रहते थे। गैस उनकी झुग्गियों में घुसने लगी। बाहर निकले तो हालत और खराब। कोई दौड़ते दौड़ते हमेशा के लिए गिर पड़ा तो कोई हांफते हांफते ही दम तोड़ गया। लापरवाही देखिए कि फैक्ट्री में अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा, जबकि ऐसी स्थिति में उसे तुरंत बचना था। इससे भी लोगों को सचेत होने और भागने का मौका नहीं मिला। जो लोग बचकर अस्पताल तक पहुंचे भी उनकी बदकिस्मती देखिए कि ऐसी गैस के रिसाव और प्रभाव से घायल हुए लोगों का इलाज कैसे किया जाता है, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं की गई थी। गलियों में लाशें पड़ी थी। अस्पतालों में जिंदा लोग लाशों में बदलने के लिए जा रहे थे। परिवार के परिवार एक झटके में खत्म हो गए। इसमें कितने लोगों की जान गई, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा कभी नहीं मिला। तब की कांग्रेसी सरकार यही बताती रही कि 3,787 लोग मरे थे, जबकि 5,74,000 लोग घायल हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आंकड़े पेश हुए उनके मुताबिक उस मानव निर्मित हादसे में 15,724 लोगों की जान चली गई। लेकिन जो बच गए उनका दर्द कैसे कलेजा चीर देने वाला था, उसे आप इनग्रिड एकरमैन की किताब द भोपाल सागा कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर से समझ सकते हैं। उसमें एक पीड़ित ने कहा कि मौत एक बड़ी राहत होती, जिंदा रह जाना बहुत बुरा हुआ। सच तो यह है कि 40 साल बाद भी उस भोपाल गैस त्रासदी के कारण हजारों हजार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। उस घटना ने सबको हिला दिया। पूरा भारत उस पीड़ा, उस संताप से कांप रहा था। दर्द सबके दिलों में था, सिवाय तब की सरकारों के। चाहे वो सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अर्जुन सिंह की थी या केंद्र में राजीव गांधी की। ये बात हम पूरी गंभीरता के साथ कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं इसे समझिए। इस हादसे का मुख्य आरोपी कंपनी का सीईओ वॉरेन एंडरसन था। 2 दिसंबर की रात को यह घटना घटी। उसके बाद 3 दिसंबर बीता, 4 दिसंबर बीता, 5 दिसंबर बीता। तब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एंडरसन का क्या करें, उसे गिरफ्तार करें या ना करें। आखिरकार 6 दिसंबर 1984 को भोपाल में एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 7 दिसंबर को ही एंडरसन को सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चला गया। उसके बाद भारत लौटा ही नहीं। कोर्ट ने भी उसे फरार घोषित कर दिया। लेकिन इससे होता क्या है? उस वक्त भोपाल के कलेक्टर रहे मोती सिंह ने अपनी किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में राजनीतिक गंदगी के सच को उजागर किया है। मोती सिंह की किताब के मुताबिक वॉरेन एंडरसन को अर्जुन सिंह के आदेश पे छोड़ा गया, जो उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त एंडरसन के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें गैर जमानती धाराएं लगी थी, फिर भी उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि भोपाल में बैठी अर्जुन सिंह की सरकार और केंद्र में बैठी राजीव गांधी की सरकार ने हजारों मासूम और गरीब भारतीयों के हत्यारे एंडरसन को बड़ी आसानी से देश छोड़कर जाने दिया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद ही भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था। लेकिन कांग्रेस उस गुनाह से कैसे मुक्त हो सकती है जिसे 40 साल पहले उसकी ही सरकारों ने किया था। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।